नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। एफडीआई का जिन्न फिर आ गया है और इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अहिल्या चैंबर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री श्री सुशील सुरेखा जी। आपका स्वागत है सुरेखा साहब। धन्यवाद। क्यों विरोध हो रहा है एफडीआई का? देखिए, सबसे बड़ा जो प्रकाश जी, इसका जो कुछ हमें बताया जा रहा है वो ही गलत है। जो सरकार बता रही है कि एफडीआई लाने से हिंदुस्तान के लोगों का भला होगा, मैं सोचता हूं ये एक बहुत बड़ी मिथ है। क्योंकि सरकार मुख्यतः चार बातें बता रही है जिससे किसान का भला होगा, उपभोक्ता का भला होगा, बेरोजगारी कम होगी, रोजगार बढ़ेंगे, और हमारे यहाँ जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके कारण ये बात बिल्कुल सच है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और जिसके कारण हमारी फसलें, खास करके फल सब्जियां वगैरह 50,000 करोड़ रुपए की करीब करीब हर साल बर्बाद हो जाती हैं। सरकार का ऐसा कहना है कि इन लोगों को लाने से हमारी ये जो बर्बादी है ये रुक जाएगी। क्या ये बात सच नहीं है कि हमारी पेरिशेबल बहुत सारे आइटम्स खराब हो जाते हैं, हमारे यहाँ के ग्राहकों को अच्छा सामान नहीं मिलता, हमारे यहाँ बिचौलिए बीच में बहुत ज्यादा है, 1 रुपए की चीज 3 रुपए में मिलती है? क्या किसानों को उनकी कीमत ठीक मिल रही है? उपभोक्ताओं के साथ बेइज्जती नहीं होती है क्या? आपकी बहुत सारी बातें सही हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन उसका इलाज एफडीआई नहीं है, ये बिल्कुल दावे के साथ कहा जा सकता है। एक तो सबसे पहली बात, जो बिचौलियों की हम बात करते हैं और कहते हैं बहुत सारा मुनाफा वो लेते हैं, ये एक प्रकार का मिथ है। इसमें कोई शंका नहीं कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे पेरिशेबल्स की आपने बात करी, सब्जी है, फल है, उसमें कई बार वहां तक उपभोक्ता तक पहुंचते उसके दाम बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका मुख्य कारण ये है कि उसमें अभी बहुत बर्बादी हो रही है। ये मैंने सीजन में इंदौर के आसपास आलू 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो मिलता है जी। आज की तारीख में 20 रुपए किलो भी अच्छे आलू नहीं मिल रहे। एक उदाहरण दिया, हरा धनिया कहीं 5 रुपए पाव मिलता है, 5 रुपए किलो मिलता है, और कहीं 150 रुपए किलो मिलता है। मैंने कहा आपसे कि ये जो पेरिशेबल्स या ऐसी चीजें हैं, इसमें अभी भी हमें बहुत कुछ करना है और इसमें हम नहीं संभाल पा रहे हैं, ये तथ्य है। लेकिन इनको हम संभाल पाएंगे इन लोगों के आने से, एफडीआई से, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। शायद आपने अगर ध्यान दिया हो तो सरकार ने इन पर जो लिमिट लगाई है कि आपको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना है, वो केवल 500 करोड़ रुपए है। 500 करोड़ रुपए हम मान लें कि 4 कंपनियां भी आती हैं, वालमार्ट भी आएगा, कैफोर भी आएगा, टेस्को भी आएगा, सेल्सबरी भी आएगा, मान लीजिए 4 कंपनियां भी आ गई, तो कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपया इनको केवल लगाना है हिंदुस्तान में। आप मुझे बताइए कि 2000 करोड़ में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा जिससे हमारी ये 50,000 करोड़ रुपए की बर्बादी बंद हो जाएगी? तो ये एक मिथ है। दूसरा मैं और बताऊं आपको कि ये जो बिचौलियों की बात की जा रही है, ये कुछ चीजों तक ही सीमित है। तो कई चीजें ऐसी हैं, जैसे एफएमसीजी की गुड्स हैं या वाइट गुड्स हैं या इवन ऑटोमोबाइल्स हैं, इन सब में हिंदुस्तान का व्यापारी जितनी कम मार्जिन पे व्यापार करता है, उतना शायद दुनिया में और कहीं नहीं होता होगा। हिंदुस्तान के व्यापारी कम मार्जिन पे काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एफएमसीजी का उदाहरण देता हूँ। तो एफएमसीजी से मेरा मतलब है जो अब दर्शकों के लिए कि जो हम रोजमर्रा की चीजें वापरते हैं, तेल, साबुन, शैम्पू, ये सब, इसमें केवल 5 से 7% का मुनाफा रिटेलर के पास है, 5% का मुनाफा डिस्ट्रीब्यूटर के पास है। जबकि विदेशों में इसमें मार्कअप जो होता है वो 100% होता है। फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर 100%, और होलसेलर से रिटेलर तक फिर 100%। यानी 1 रुपए की चीज 2 रुपए में थोक उपभोक्ता को, 3 रुपए में ग्राहक को। हमारे यहाँ ऐसा किसी भी प्रोडक्ट में, आपने फिर जो कहा, मैं कह रहा हूँ कि सब्जी या पेरिशेबल से उनकी बात छोड़ दीजिए, बाकी ऐसा और किसी प्रोडक्ट में नहीं होता है। न कपड़े में होता है, न हमारे एफएमसीजी में होता है, न वाइट गुड्स में होता है, कहीं नहीं होता है। इन विदेशी कंपनियों के आने से यहाँ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। यहाँ भी रिलायंस है, यहाँ भी मोर है ना, यहाँ भी बहुत सारे बिग बाजार है। ये हमारे देशी एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल जिसको हम लोग कहते हैं, ये देशी व्यापार है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल। और ऐसा माना जा रहा है कि ये व्यापार भी बढ़ेगा। ये लोग भी इसका स्वागत कर रहे हैं, विदेशी इसका। और विदेशी कंपनियों के आने से हमारा ये ताना बाना जो है
ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इसमें फिर एक बात है कि जो बाहर के देशों का अभी तक का जो अनुभव है वो ऐसा नहीं कहता। बाहर के देशों में मैं आपको बताता हूं, एक छोटे छोटे उदाहरण है। जर्मनी में वॉलमार्ट को भगा दिया गया है, साउथ कोरिया से वॉलमार्ट को भगा दिया गया है। यहाँ जो कैश एंड कैरी जो है उसमें भी ये सरकार कहती है कि इससे हमारी चोरी रुकेगी, हमारा जो पद्धति है वो साफ सुथरी हो जाएगी, लोगों को अच्छा सामान मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपको एक कॉन्क्रीट एग्जांपल देता हूं। जालंधर में जो वॉलमार्ट का कैश एंड कैरी स्टोर है उस पर सेल्स टैक्स की रेड हुई थी। वहां 20,000 फिक्टिशियस रजिस्ट्रेशन पकड़े गए और करों की चोरी पकड़ी गई। तो जो हमारे छोटे व्यापारी पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो कर चोर है, उससे बहुत बड़े कर चोर ये लोग हैं। इंदौर में भी भारतीय वॉलमार्ट है और वहां पे बहुत से लोग आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे परिवार, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे जेंटलमैन मिलेंगे जो शॉपिंग करते मिलते हैं, जैसे बिग बाजार में, रिलायंस फ्रेश या रिलायंस ट्रेंड में मिलते हैं। तो ये जो अभी तक जो अनुमति है ये तो थोक वालों के लिए अनुमति है, फिर ये लोग इस तरह से ग्राहक कैसे शॉपिंग करते हैं? बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं दरअसल उसी पे बात करना चाहता था। ये जो जालंधर में हुआ है वो ऐसे ही है, और वो का वो इंदौर में भी हो रहा है और जगहों पर भी हो रहा होगा। यानी ये सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं मल्टीनेशनल्स। हम ये सोचते हैं कि सरकार ने इन पे ये रोक लगाई है, ये रोक लगाई है, ये रोक लगाई है, लेकिन वो रोक कुछ काम नहीं करती है। ये उसका कुछ न कुछ ऐसा कारोबार में कुछ ऐसी फिरकियां लगा देते हैं या कुछ ऐसे रास्ते ढूंढ लेते हैं ताकि उनको बाईपास कर दिया जाए। यानी वॉलमार्ट इंदौर में है, इंदौर में धंधा कर रहा है, बाईपास वेलाव गंगा के पास उसका रिटेल स्टोर है। और मुझे पता चला कि वहां उन्होंने एक नियम बना रखा है कि अगर आपके पास नगर निगम में अपने व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो सर्टिफिकेट लेके आप जाइए, वो आपका कार्ड बना देते हैं। और एक व्यापारी के ऊपर 2 लोगों के कार्ड वो मुफ्त बना के दे रहे हैं, यानी 3 ग्राहक उन्होंने बना लिए एक कार्ड पर। इस तरह इंदौर शहर में अगर 10,000 दुकानदार हैं तो 30,000 कार्ड उन्होंने बना दिए लोगों के। और लोग अपने घर की शॉपिंग, घर की सब्जी भाजी जो भी सामान चाहिए वो चला रहे हैं। तो यही मैं कह रहा था कि ये फ्लाउट करते हैं रूल्स को, ये इसके रास्ते निकाल लेते हैं। ये एक रास्ता है जो उन्होंने निकाल लिया, क्योंकि उनको ऊपर पाबंदी है कि वो केवल रीसेलर को बेचेंगे, दुकानदार को बेचेंगे, उपभोक्ता को डायरेक्टली उपभोक्ता को नहीं बेचेंगे। लेकिन उन्होंने ये रास्ता निकाल लिया, और हो सकता है कि फिर जो 2 कार्ड किसी ने बनाया उसके कार्ड पे और 2 कार्ड बन जाए, वो एक चेन चालू हो जाए, और इस तरह से सारे के सारे उपभोक्ता। हालांकि अभी हमारा एक ही स्टोर है और चूंकि वो शहर से थोड़ा दूर है, मेहरबानी है सरकार की कि वहां खोला, या वॉलमार्ट की मेहरबानी की उन्होंने वहां खोला, तो अभी शायद उसका इम्पैक्ट इतना नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो FMGC की जो बात हम कर रहे थे उसमें जो यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो किराना दुकानों को माल देते हैं, उनका बिजनेस ऑलरेडी 30% के करीब कम हो गया है, क्योंकि लोग वहां सस्ता माल मिलता है और वहां से माल ला रहे हैं। लोगों का कहना है कि वहां अच्छा माल भी मिलता है। नहीं, ये शायद ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। हमारा एक ऑब्जेक्शन ये भी है कि आज जरूर वहां पे केवल भारतीय चीजें मिल रही हैं, और धीरे धीरे जब वॉलमार्ट को और इन चारों लोगों को बाहर की चीजें लाने की अनुमति हो जाएगी, तो ये विदेशों में बनने वाला सस्ता माल भारत में लाकर उन्हें महंगे माल पर बेचेंगे। ऐसा दूसरे देशों में हो रहा है। वॉलमार्ट की चीजों में कई जगह क्वालिटीज में बहुत डिफेक्ट्स निकले हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं, वॉलमार्ट की खास करके, कि वो अपने एम्प्लॉयज को भी बुरी तरह चूसती है और अपने वेंडर्स को भी बुरी तरह चूसती है। यहां तक कि वॉलमार्ट के अमेरिका में जो वेंडर्स हैं, उन्होंने जिस तरह हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं उस तरह वहां आत्महत्याएं की है वॉलमार्ट के वेंडर्स ने। ये रिकॉर्ड पे है बात। और जहां मैं सोचता हूं अपन आगे उस पर आएंगे कि कितना एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। कितना रोजगार मिलेगा। देखिए इसमें 2 धाराएं चल रही। सरकार कह रही है कि इससे रोजगार जनरेट होगा, विपक्ष कह रहा है कि इससे रोजगार जनरेट नहीं होगा तो हम सेल्समैन और सेल्स गर्ल बनाएंगे, इंटरप्रेन्योर नहीं बनाएंगे। तो क्या सच्चाई? बिल्कुल बहुत सही बात है, और सेल्समैन और सेल्स गर्ल भी बहुत नहीं बनेंगे। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि वॉलमार्ट का जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस है वो $421 बिलियन है,
वो शायद हमारे रुपीज में 23,151 करोड़ के करीब, अरब के करीब आएगा। उसके ऊपर वो लोग 2.1 मिलियन, केवल 21 लाख लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे दुनिया में मिला के केवल 21 लाख लोग उनके एम्प्लॉय हैं, इतने बड़े टर्नओवर पे। 23,000 अरब रुपए के में 21 लाख लोग कुल हैं। आपने देखा होगा ये जो बड़े स्टोर्स है, अभी तो हमारे यहाँ परिपाटी इतनी नहीं हुई, कुछ कुछ जगह सेल्समैन वगैरह मिलते हैं, सेल्स गर्ल, हाँ। लेकिन वॉलमार्ट के स्टोर्स में नॉर्मली आपको सेल्समैन या सेल्स गर्ल नहीं मिलेंगे। हाँ, आपको जाना है, आपको जो माल पसंद आता है उठा के लाइए, कार्ट में रखिए, लाइन में लगिए, कैश दीजिए या क्रेडिट कार्ड दीजिए, लेकिन अंदर घुसते वक्त तो बाहर निकलते वक्त तलाशी दीजिए वो है जी। तो एक बेइज्जती का सामान है वो जी जो कि हमें, जबकि हम हमारे जैसे किराना वाले के यहाँ जाते हैं तो वो हमको अमूमन नाम से बुलाता है, आइए साहब जी, आइए प्रकाश जी, आइए सुरेखा जी, इस तरह से एक आत्मीयता का वातावरण बनता है। खैर वो एक अलग बात हो गई, हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में जहाँ तक सवाल है, तो हमारे यहाँ करीब करीब 4 करोड़ लोग डायरेक्टली किराना व्यवसाय में और फुटकर व्यवसाय में जुड़े हुए। 4 करोड़ तो 4 करोड़ 120 करोड़ में से 4 करोड़ लोग तो डायरेक्टली जुड़े हुए, यानी इतनी दुकानें हैं जी, इनके ऊपर जो डिपेंड, सारी दुकानें, छोटी बड़ी, ठेला गुमटी सब, 4 से 5 करोड़ का एक अंदाजा है। ठेला गुमटी हॉकर्स वगैरह हम ले लें तो जी, उसके अगेंस्ट में हमारे यहाँ ये अगर सारी दुनिया में 21 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या घटेगा। इनके आने से जो दुकानें बंद होंगी, वो लोग तो जो आज सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं नौकरी करना पड़ेगी। और चूंकि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको इन स्टोर्स में नौकरी नहीं मिलेगी। उनको शायद एक लोअर ग्रेड की नौकरी करना पड़ेगी, चौकीदार बन जाएंगे या सफाई कर्मचारी बन जाएंगे, क्या हो सकता है, इस तरह का मैनुअल काम करना पड़ेगा। लेकिन इतना फिर भी विरोध क्यों? एक तो ये कि मध्य प्रदेश में सरकार ने अनुमति नहीं दी है, और ये खोलेंगे स्टोर्स तो उनको अनुमति 10 लाख से ज्यादा की आबादी के शहरों में खोल पाएंगे। यानी इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के अलावा मध्य प्रदेश में वो कहीं जा नहीं पाएंगे। उज्जैन के, देवास के, महू के दुकानदारों को कोई खतरा नहीं है। और कितने स्टोर्स इंदौर में खोल लेंगे? देखिए, ये थोड़ा सा ऐसा है, हम लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी थी जी। वो एक अरब रहता है तंबू में, एक ऊंट रहता है बाहर। हाँ। वो ऊंट पहले थोड़ा सा पंजा लगाता है, फिर थोड़ी गर्दन झुकाता है, थोड़ा फिर और अंदर जाता है, और अल्टीमेटली ये होता है कि वो अरब बाहर हो जाता है और ऊंट अंदर हो जाता है। तो ये ऐसा ही होगा कि आज 10 लाख है, फिर उसको 5 लाख करेंगे, धीरे धीरे वो अपने पैर फैलाते जाएंगे। हाँ। बहुत लोग ये कहते हैं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है। मेरा ऐसा सोच है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आ जाएंगी अगर ये एफडीआई को अनुमति दी। अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैसे विरोध करता है? बंद कर रहा है? देखिए, हाँ, बंद हमने पहले भी इसका बहुत विरोध किया है। 2009 से हम इसका विरोध करते आ रहे हैं। 1 दिसंबर 2011 को भी इंदौर बंद किया था, और सारे भारतवर्ष में इसका विरोध हो रहा है। केवल अहिल्या चैम्बर कर रहा है ऐसा नहीं, हमारी एक जो प्रतिनिधि संस्था है सारे भारतवर्ष की, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसका अहिल्या चैम्बर भी एक सदस्य है, वो इसका सारे भारतवर्ष में विरोध कर रहे हैं। और व्यापारिक संस्थान अपनी सब दुकानें 20 तारीख को बंद रखेंगे। ये हमारा पहला चरण है विरोध का। और अगर सरकार ने नहीं सुना, क्योंकि हमारा कहना यह है कि सरकार ने इसके ऊपर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जी, जिसके ऊपर काफी करोड़ों रुपया खर्च हुआ। उसकी जो रिकमेंडेशन है वो बिल्कुल स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है कि भारत में मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई का आना खतरनाक है देश के लिए। उसको इन्होंने दरकिनार किया। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है, हाँ। उसी को दरकिनार किया। इनके दूसरी जो मिनिस्ट्री में इनका इकोनॉमिक सेल है, उसने जब ऑब्जेक्शंस मंगाए थे तो बहुत ऑब्जेक्शंस गए, जिसमें से अहिल्या चैम्बर ने भी एक ऑब्जेक्शन लगाया था। उन ऑब्जेक्शंस को इन्होंने दरकिनार किया। दूसरे देशों का जो एक्सपीरियंस है उसको हम दरकिनार कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, आखिर ये क्यों हो रहा है, हमें यही समझ नहीं आता है। जो कुछ बताया जा रहा है वो सच नहीं है, और बड़ी जल्दी शायद ये सामने आएगा कि सच नहीं है। जो बताया जा रहा है वो सच नहीं। लेकिन ये बताइए, हमारे देश के वित्त मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे आर्थिक सलाहकार देश के मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी, मनमोहन सिंह जी, चिदम्बरम साहब, प्रणब मुखर्जी साहब तो भी राष्ट्रपति हैं, इतने बड़े बड़े लोगों ने कोई फैसला किया है जी। इतने बड़े, इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो कोई है नहीं देश में, दुनिया में कहना चाहिए, इतने बुद्धिमान लोग दुनिया में कहीं नहीं है। उन्होंने अगर कोई फैसला किया है तो उस पर शक क्यों करना चाहिए हमें? देखिए, उसमें शक इसलिए है कि ऐसा लगता है कि ये फैसले दबाव में आके किए गए।
ये हिंदुस्तान की भलाई के लिए या हमारे देश को आगे ले जाने के लिए किए गए फैसले नहीं लगते हैं। लेकिन एक बात और भी है, कई बार क्या होता है कि अच्छे से अच्छा इंसान जो कुछ पढ़ा लिखा या जिस वातावरण में रहा है उसको वही सही लगता है। राइट? आपने जो भी नाम लिए, हाँ। मनमोहन सिंह जी हो, चाहे मोंटेक सिंह जी अहलुवालिया हो, चाहे कोई भी और भी जो अर्थशास्त्री हमारे, ये सब की जो मानसिकता बनी है, मैं नहीं कहता कि वो गलत है, वो अपनी मानसिकता के हिसाब से वो देश का भला करने जाना है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसी में देश की भलाई है। हाँ। वो कोई गलत निर्णय अपने जानबूझ के गलत निर्णय देश के लिए ले रहा है, ऐसा मैं नहीं सोचता। लेकिन एक कलर्ड होता है, एक आदमी का मानसिकता बन जाती है किसी फ्रेम में। जैसे मेरी मानसिकता बनी हुई है आज, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, उनसे कोई कंपैरिजन नहीं, पर मेरी मानसिकता बनी हुई कि एफडीआई इन रिटेल इज डेंजरस फॉर द कंट्री। आई थिंक इन ओनली टेन डायरेक्शन। हो सकता है उनकी मानसिकता केवल उस तरफ बनी हुई है। एकदम फिर शेयर बाजार में उछाल आ गया, विदेशों में वाहवाही होने लगी, कहा जाने लगा कि मनमोहन सिंह सिंघम के रूप में आ गए। फिर क्या है ये? देखिए, ये बड़ी मुश्किल है। शेयर बाजार के उछाल जी, या बाजार के दूसरे उछाल, जो भी हमारे एक्सचेंजेस है, कमोडिटी एक्सचेंज है, चाहे शेयर मार्केट है, वो सब अफसोस की बात है कि वो फंडामेंटल्स पे नहीं चलते, वो केवल सेंटिमेंट पे चलते हैं। एक डीजल की प्राइस बढ़ा दी, एफडीआई इन रिटेल कह दिया, जो आपने अभी सब रिस्ट्रिक्शंस बताए शायद उन्होंने ध्यान में नहीं लिए कि आज के दिन तो ये सब इतना नहीं होने वाला है, इसको तो समय लगेगा। और एक सेंटिमेंट के हिसाब से वो सीधे एकदम से एक उफान आता है, वैसा होता है। अमेरिका के पास अगर वित्त मंत्री को छींक आती है तो हमारा शेयर मार्केट गिर जाता है, उसका कोई कारण नहीं समझ में आता। फंडामेंटल्स के आधार पे हमारे बाजार नहीं चलते हैं, बाजारों में भी बहुत रिगिंग है, और इसी का कारण है शायद इन सब के चलते ही कि देश का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है हमारे धन का, जो कैपिटल है, वो केवल 30-35 परिवारों का में सिकुड़ के रह गई है। जहाँ एक आधी से ज़्यादा देश हमारा गरीबी की रेखा के नीचे रह रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि वो एक कारण है कि इसलिए शेयर मार्केट कारपोरेट्स एक चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को बनाए रखें, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था जिस तरह से चल रही है वो उनके फेवर में। एक बात और जानना सुरेखा साहब, आप 20 साल से भी पहले आपने एक चिट्ठी लिखी थी, आप लगातार सक्रिय इन संगठनों में, आपने चिट्ठी लिखी थी कि मध्य प्रदेश को क्या चाहिए। आपने कहा था मध्य प्रदेश में गोडाउन की श्रृंखला होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में वेयर हाउस का हब बनाया जाना चाहिए। तो क्या सोचा था आपने? अब जाकर केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार इस बारे में कुछ सोच रही है और करने की कोशिश कर रही है, तो वो क्या विजन था? वो विजन आप कहते हैं, बहुत धन्यवाद उसको मैं, क्योंकि उसका कारण ये था साहब, देखिए कि मध्य प्रदेश एक तरह से हमारे साथ एक डिसएडवांटेज था कि हम लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, हमारे पास समुद्री किनारा नहीं है। तो लेकिन हम देश की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल देश के मध्य में स्थित हैं, और यहाँ अगर वेयर हाउसेस बनते हैं, अगर बड़ी बड़ी कंपनियों के मदर गोडाउन्स यहाँ बनते हैं, तो हमारे लिए उनको देश के किसी भी हिस्से में पहुँचाना सबसे ज़्यादा आसान होगा। उस समय भी इंदौर ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा सेंटर था, और हम सड़कों से चारों तरफ जुड़े हुए थे। सड़कों की हालत इतनी खराब नहीं थी जितनी आज है, अब बढ़ रही है, वापस सुधर रही है, लेकिन उस समय अच्छी थी। तो उसके कारण मुझे ये लगा था, और चूंकि मैं उस बिजनेस से जुड़ा हुआ था, हम C&F एजेंसी का उसका काम करते थे, तो मुझे ये लगा कि हम MP में मध्य प्रदेश को एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकते हैं अगर यहाँ वेयर हाउसिंग हब हो, और उनको उस तरह की सुविधाएं दी जाए जिस तरह की आज हम सेज कोर इनको दे रहे हैं। ठीक, वो एक्सपोर्ट सरी का जोन हो, वो ऐसा टिबड्डा हो जिसपे कोई लोकल टैक्सेस नहीं लगते हो, ताकि माल का आवागमन सुविधा से हो, उनके कोई नाके नहीं लगते हो। इस तरह की सुविधाएं अगर उनको दी जाती, हो सकता है कि आज हम बहुत बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट सेंटर होते अगर पहले हो। आपने जो कहा कि अब जो चेत रही, उसका कारण है शायद कि हमारा अनाज बर्बाद हो रहा है। सरकार, मैं ये बात पहले ही बोलना चाहता था कि जो सरकार हमारे अनाज को सुरक्षित नहीं रख पाती है, हमारी फसलों को सुरक्षित नहीं रख, क्या केवल 2000 करोड़ रुपए के लिए हम विदेशी कंपनियों को लाएंगे? हमारे लिए शर्म की बात है कि जिस केंद्र सरकार का बजट 11 लाख करोड़ से ऊपर था लास्ट ईयर, वो 2000 करोड़ के लिए हमको ये बता रही है कि विदेशी कंपनियां आएंगी, वो हमारे यहाँ वेयर हाउसिंग और कोल्ड चेन बनाएंगी। बहुत बहुत समझ में नहीं आने वाली बात है। सुरेखा साहब, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कई मुद्दों पर हम भी।
और आप हमारे स्टूडियो आए, आपने बातचीत की हमसे, बताया कि एफएमसीजी का इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों का आना, एफडीआई का आना कितना नुकसानदेह हो सकता है, एक पहलू ये भी है, इस पर गौर करने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।